अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है कहानी देवता। नेक्स्ट एपिसोड। सानी ने पोरस और पारस को चैलेंज किया था कि वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और यही हो रहा था। वो दोनों उसे ढूंढते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। बज़ाहिर चैलेंज के मुताबिक उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन पारस का दिल सिल्वाना पर अटका हुआ था और पोरस सबाता से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने सिल्वाना और सबाता को समुंदर के किनारे देखा। वहां बड़ी रौनक थी। कई ममालिक की जवान औरतें नहाने के लिबास में इधर से उधर दौड़ती हुई और समुद्र की लहरों से खेलती हुई दिखाई दे रही थी। सिल्वाना और सबाता एक मल्टी कलर की छतरी के साए में रेत पर बैठी फल खा रही थी। पोरस ने पारस से कहा, यार, दूर तक रंगीन नज़ारे हैं। हुस्न की चकाचौंध ऐसी है कि नजरें एक जगह नहीं ठहरना चाहती हैं। लेकिन इस दिल का क्या किया जाए, ये घूम फिर कर सबाता के लिए ही मचल रहा है। पारस ने कहा, यही हाल मेरा है। मैं भी सिल्वाना से दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं सानी कहाँ है। वो मक्कार इन्हीं तफरी करने वाली औरतों के दरमियान कहीं छुपी होगी और हमें देख रही होगी। तुम अपनी बीवी के डर से सिल्वाना के पास नहीं जा सकोगे। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं सबाता के पास जा रहा हूँ। वो पारस को तनहा छोड़कर रेत पर चलता हुआ उन दोनों के पास आया। फिर उसने सिल्वाना और सबाता से कहा, हाय, मैंने तुम दोनों को बैंकॉक एयरपोर्ट पर देखा था। सबाता ने मुस्कुराकर कहा, हमने भी तुम्हें देखा था। उस वक्त तुम्हारी नजरें कह रही थी कि मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। वो रेत पर घुटने टेक कर बैठ गया, फिर बोला, वाह, तुम तो नजरें पढ़ लेती हो। और जब मुझे पढ़ चुकी हो तो बताओ, दोस्ती के मुतल्लिक क्या ख्याल है? ख्याल क्या होगा? मैंने दोस्ती के लिए हाँ या ना नहीं की, मगर तुम इतने करीब चले आए हो। सिल्वाना ने पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त शर्मीला है? इतनी दूर क्यों खड़ा हुआ है? वो डरता है कि करीब आने से उसकी आबरू लुट जाएगी। वो दोनों हंसने लगी। पारस उनसे दूर था, लेकिन सिल्वाना के ख्यालात पढ़ रहा था। वो कह रही थी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वो दूर ही दूर से दोस्ती के लिए ललचाता रहेगा। पारस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सिल्वाना की तरफ आने लगा। ऐसे वक्त पोरस ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन अनजान बन गया। कोई उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और वो बड़ी फराख दिली से उसे पढ़ने की इजाजत दे रहा था और सबाता से कह रहा था, तुमने मेरी नज़रों को पढ़ लिया, मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं साफ लफ्जों में कह सकता हूँ कि वाकई तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पारस भी मल्टी कलर की छतरी के साय में आ गया था। उसने सिल्वाना से कहा, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सिल्वाना मुस्कुराकर बोली, अभी तो तुम शर्मा रहे थे। मेरा ख्याल है दोस्त ने हौसला किया है तो तुम भी हौसला करके आए हो। यही समझ लो, मगर आ तो गया हूँ। वो आगे बोलते बोलते रुक गया, अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस करने लगा। फिर उसने बेचैनी महसूस करते हुए कहा, क्या हो रहा है? अभी तो मैं बिल्कुल ठीक था। अब मैं दिमागी तौर पर कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहा हूँ। सिल्वाना ने मुस्कुराकर कहा, मेरे इतने करीब आकर सिर्फ तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारे दिल को भी बेचैन होना चाहिए। क्या तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है? तुम्हारे करीब आकर मेरा दिल धड़क रहा है और कह रहा है कि मुझे तुम्हारे प्यार की मंजिल मिलने वाली है, लेकिन ये दिमागी बेचैनी कुछ अलग सी है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पारस ये कहकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए ये तासुर देने लगा कि वो ख्याल ख्वानी की लहरों को समझ नहीं पा रहा है और अपनी बेचैनी दूर करने के लिए यूं गहरी गहरी सांसें ले रहा है। सिल्वाना, सबाता और पोरस समझ गए थे कि ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में मौजूद है, लिहाजा सिल्वाना और सबाता उसके दिमाग में पहुंच गई थी। पारस ने ख्याल ख्वानी नहीं की, क्योंकि वो अभी तक अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस कर रहा था और अनजान बना हुआ था। फिर कैनी बॉल ने पारस के दिमाग में कहा, हेलो, तुम्हारा दिमाग बहुत हसास है, लेकिन तुम योगा के माहिर नहीं हो। सांस रोककर मेरी ख्याल खुआने की लहरों को भगा नहीं सकते, इसलिए बेचैनी महसूस कर रहे हो। पारस ने हैरानी से कहा, ये तो मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है, मैं किसी की आवाज़ सुन रहा हूँ। सिल्वाना ने कहा, ओ गॉड, फिर तो कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे अंदर मौजूद है। ऐसे वक्त पोरस ने कहा, ये क्या हो रहा है? मैं भी अपने दिमाग में किसी की आवाज़ सुन रहा हूँ। फिर पोरस की आवाज़ और लब लहजा अचानक बदल गया। लेजी गार्ड उसकी ज़ुबान से बोल रहा था। इस नौजवान की ज़ुबान से मैं बोल रहा हूँ। इस दूसरे जवान के दिमाग में मेरा दूसरा साथी मौजूद है। हम बैंकॉक से तुम सबका ताक़ुब कर रहे हैं। पहले हम पायलट रॉजर मेट के दिमाग में थे। उसके ज़रिए हमने सिल्वाना और सबाता की आवाज़ें सुनी, उनके दिमागों में पहुंचकर उनके ख्यालात मालूम किए। बैंकॉक एयरपोर्ट में फिर हमने उन दो जवानों को देखा, लेकिन इनके दिमागों में इस ख्याल से नहीं गए कि शायद ये टेलीपैथी जानते हैं और नीलमा के मातहत हैं। पारस ने हैरानी से पूछा, ये नीलमा कौन है और ये टेलीपैथी का चक्कर क्या है? पोरस ने कहा, देखो, हमने सुना है कि टेलीपैथी बुरी बला है, जो इसके चक्कर में आता है उसकी शामत आ जाती है। टेलीपैथी जानने वाले उसे अपना गुलाम बना लेते हैं या उसे मार डालते हैं। कैनी बॉल ने पारस की जुबान से कहा, हम तुम्हें हलाक नहीं करेंगे, लेकिन अपना मामूल बनाकर रखेंगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें अपना मामूल क्यों बनाना चाहते हो? इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े सिंगापुर के साहिल पर हजारों लोग हैं, उनमें से किसी को अपना मामूल बना लो, बड़ी मेहरबानी होगी। पारस ने सबाता का हाथ थाम कर कहा, मुझे खुशकिस्मती से ससीना की दोस्ती और मोहब्बत मिल रही है, क्यों रंग में भंग डाल रहे हो? पारस ने सिल्वाना का हाथ थाम कर कहा, और मैं भी खुश नसीब हूँ। ऐसे वक्त हम लोग रोमांस के मूड में हैं, तुम लोग क्यों ख्वामख्वाह कबाब में हड्डी बनने आ गए हो?
लेजी गार्ड ने पोरस की जुबान से कहा, हम हर एक के दिमाग में नहीं जा सकते, क्योंकि नीलमा बहुत खतरनाक है। अगर उसने हमारी आवाज़ और लबो लहजा सुन लिया तो वो हमारे दिमागों में घुस आएगी। कैनीबॉल ने पारस की जुबान से कहा, हम इस सिलसिले में बहुत मोहतात हैं। हमने पहले तुम दोनों के दिमागों में खामोश रहकर ख्यालात पढ़े हैं। यकीन किया है कि तुम ना टेलीपैथी जानते हो और ना ही तुम्हारे किसी टेलीपैथी जानने वाले से ताल्लुक रहा है। इसलिए हम तुम्हें आलाकार बनाकर तुम्हारे जरिए अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे। सिल्वाना ने पूछा, सिर्फ आलाकार बनाओगे और कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? नहीं, ये दोनों हमारे काम आते रहेंगे तो हम फायदा पहुंचाते रहेंगे। तुम लोगों पर कोई बुरा वक्त आएगा तो हम टेलीपैथी के जरिए तुम्हारी मदद करेंगे। सिल्वाना ने खुश होकर पारस से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। वो पायलट रॉजर मेट मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं उसे निजात हासिल करना चाहती थी। ये टेलीपैथी जानने वाले उसे मुझसे दूर कर देंगे। लेजी गार्ड ने कहा, हम इसे दूर कर चुके हैं, अब वो कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। पारस ने कहा, जब हमारे आलाकार बनने से सिल्वाना खुश हो रही है और हम सबको भी फायदा पहुंचने वाला है तो अच्छी बात है। हम तुम्हारे काम आते रहेंगे। अगर कभी तुम्हारा कोई खास काम ना हो तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हमारे दिमागों से चले जाओ। हमें कुछ प्यार भरी बातें करने दो। तुम्हें इसका मौका दिया जाएगा, लेकिन अब ये काम करो। क्या बहुत मुश्किल काम है? नहीं, बहुत आसान है और वो काम यहीं साहिल पर करना है। फिर तो जल्दी बताओ, हम जल्दी तुम्हारा काम करेंगे ताकि हमें रोमांस का मौका मिल सके। लेजी गार्ड ने कहा, अपने बाएं तरफ देखो। बहुत दूर तुम्हें गेरवे रंग के लिबास पहने हुए कई बुद्धबक्षु नजर आएंगे। उन्होंने उधर देखा। वहां पालपोर्ट रेत पर बैठा हुआ था। उसने बैठने के लिए महात्मा बुद्ध का आसन इख्तियार किया था और पलकें झपकाए बगैर सामने समुद्र को दिख रहा था। ये तासुर दे रहा था कि वो ध्यान में मसरूफ है और उसके दूसरे बक्षु उसके आसपास बैठे हुए सर झुकाए खामोशी से इंतजार कर रहे हैं कि वो ध्यान से वापस आकर महात्मा बुद्ध की तालीमात में से दरस देगा। पारस ने कहा, हाँ, हम देख रहे हैं। वहां महात्मा बुद्ध के बक्षु दिखाई दे रहे हैं। कैनीबॉल ने कहा, उनके दरमियान एक शख्स ध्यान में मसरूफ दिखाई दे रहा है। तुम सब वहां जाकर उनसे बातें करो और महात्मा बुद्ध के मुतालिक तालीमात हासिल करने का बहाना करो। लेजी गार्ड ने कहा, ये बक्षु ध्यान में भी मसरूफ रहते हैं और योगा में भी महारत हासिल करते रहते हैं। हम बराह रास्त इनके दिमागों में जाएंगे तो ये सांस रोक लेंगे। कैनीबॉल ने कहा, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इनमें से कोई ऐसा बक्षु है जो योगा का माहिर ना हो। तब हम उसके दिमाग में पहुंचकर उसके गुरु के करीब रहेंगे। फिर मौका पाकर उस गुरु को जख्मी करके या ऐसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उसके दिमाग में पहुंचेंगे। सबाता ने पूछा, क्या वो गुरु तुम्हारा दुश्मन है? तुम हमारे मामलात को नहीं समझ सकती हो, लिहाजा ऐसे सवालात ना करो। तुम सब वहां जाओगे, इनके गुरु से बातें करते रहो। हम मौका देखकर तुम्हें जो हुक्म देंगे उस पर फौरन अमल करते रहो। सिल्वाना, सबाता, पारोस और पोरस वहां से उठकर पालपोर्ट और उसके जांबाजों की तरफ जाने लगे। इस वक्त उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो पालपोर्ट है और उसके आसपास बक्षु नहीं जांबाज हैं। लेजी गार्ड और कैनीबाल का ख्याल था कि बक्षुओं का गुरु बनकर रहने वाला नीलमा के टेलीपैथी जानने वाले मातहतों में से एक है। अगर वो नीलमा से ताल्लुक नहीं रखता है तो फिर पालपोर्ट हो सकता है। उसकी असलियत मालूम करने के लिए लेजी गार्ड और कैनीबॉल उन चारों को उधर ले जा रहे थे। जब वो पालपोर्ट के करीब पहुंचे तो वो जैसे ही ध्यान से वापस आ गया था और अपने भक्षियों से बातें कर रहा था। सानी नहीं चाहती थी कि मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले किसी तरीके से उसके दिमाग में पहुंच जाएं। इससे पहले वो पहुंचना चाहती थी। उसने 2-4 बच्चों की तरफ देखा जो एक गेंद खेल रहे थे, इधर से उधर दौड़ रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। सानी ने उनमें से एक की आवाज़ और लबो लहजे को सुना, फिर उस बच्चे के दिमाग में पहुंच गई। वो बच्चा वहां से दौड़ता हुआ पालपोर्ट के सामने आकर खड़ा हो गया। पालपोर्ट ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर बोला, प्यारे बच्चे, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ अपने साथियों के साथ खेलो। वो बोला, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। पालपोर्ट ने पूछा, क्या काम है? ये काम है। ये कहते उस लड़के ने झुककर दोनों मुट्ठियों में रेत उठाई और पालपोर्ट की आंखों में झोंक दी। पालपोर्ट अचानक तकलीफ से तड़प गया। दोनों आंखों में अच्छी खासी रेत घुस गई थी। वो आंखों पर हाथ रखे तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसका दिमाग तकलीफ के बायस किसी हद तक कमज़ोर हो गया था। सानी उसके अंदर पहुंची तो उसने सोच की लहरों को तकलीफ के बावजूद महसूस किया। फिर इससे पहले कि वो सांस रोकता, सानी ने एक हल्के से जल्जले का झटका दिया। वो एकदम से उछलकर रेत पर गिरा और तकलीफ से तड़पने लगा। सानी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे सीधी तरह बिठा दिया। फिर उसकी जुबान से बोली, मैं नीलमा बोल रही हूँ। उसका नाम सुनते ही लेजी गार्ड और कैनीबाल ने पारस और पोरस से कहा, हम अभी जा रहे हैं। वह चुड़ैल हमारी आवाज़ और लबो लहजा सुनेगी तो हमारे दिमागों में घुस आएगी। ये कहते ही वह चुप हो गई। सानी ने नीलमा की हैसियत से कहा, ये कौन लोग आए हैं? मैं तुम दोनों हसीनाओं और तुम्हारे दोनों साथियों से पूछ रही हूँ, यहाँ क्यों आए हो? क्या टेलीपैथी जानने वालों से तुम्हारा ताल्लुक है? पोरस ने जल्दी से इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो सीधे साधे शरीफ खानदान के आशिक हैं। हमने अभी अभी ताज़ा इश्क शुरू किया है। अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे दिमागों में बोल रहे थे। हमारी आवाज़ सुनते ही कह रहे थे कि तुम उनके दिमागों में घुस आओगी, इसलिए शायद वो चले गए हैं या हमारे दिमागों में खामोश हैं। पालपोर्ट के 2 जांबाज कपड़ों से उसकी आंखें साफ कर रहे थे
और सानी उसकी जुबान से नीलिमा बनकर बोल रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस गुरु को शिकार करने आई थी, अब 2 और शिकार मिल जाएंगे। मैं अब तुम दोनों के दिमागों में बारी बारी आई हूँ। वो दोनों नीलिमा के पीछे सानी को पहचान रहे थे और सानी जानती थी पारस और पोरस के दिमाग से वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले छुपे हुए भी थे और तो अब भाग गए होंगे। तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर यह दहशत तारी थी कि नीलिमा योगा जानने वालों के दिमाग में भी घुस आती है, और यह दुरुस्त था। लेजी गार्ड और कैनीबॉल वहां से भाग गए थे। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। उसके ख्याल के मुताबिक उनकी किसी भी गलती से नीलिमा उनके अंदर आ सकती थी। पालपोर्ट के अतराफ बैठे हुए तमाम जांबाज समझ गए थे कि टेलीपैथी जानने वाले उनके बॉस पालपोर्ट के दिमाग में पहुंच गई है। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि पालपोर्ट को नीलिमा से कैसे निजात दिलाई जाए। एक जांबाज ने कपड़े से उसकी आंखें पहुंचते हुए पूछा, क्या आप अपने अंदर किसी को महसूस कर रहे हैं? वो हाँ के अंदाज में सर हिलाकर बोला, मेरा दिमाग बहुत कमजोर हो गया है और वो नीलिमा मेरे अंदर मौजूद है। ओह बॉस, ये तो बहुत बुरा हुआ, हम क्या कर सकते हैं, हुक्म दें। नीलिमा ने पालपोर्ट की जुबान से कहा, अभी जो भी हुक्म होगा मैं दूंगी, तुम्हारा बॉस नहीं देगा। सिल्वाना यानी सानी तो पहले ही पालपोर्ट के दिमाग में मौजूद थी। अब सब आता पारस और पोरस भी उसके अंदर पहुंच गए थे। उसके तमाम हालात मालूम कर रहे थे कि वो किस तरह जंगलों में रूपोश होकर जिंदगी गुजारता रहा था, फिर किस तरह कंबोडिया पहुंचकर वहां से थाईलैंड होता हुआ सिंगापुर आया है। एक जांबाज कह रहा था, बॉस हम क्या करें? वो टेलीपैथी जानने वाली जिस्मानी तौर पर मौजूद होती तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। हम आपको किस तरह उससे निजात दिला सकते हैं? पालपोर्ट ने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी तरफ से ना कुछ बोल सकता हूँ ना हुक्म दे सकता हूँ? वो भी कह चुकी है जो हुक्म देना होगा वो देगी, मैं तो उसके आगे मजबूर हो गया हूँ। वो अपनी बेबसी जाहिर कर रहा था। उधर सानी और सिल्वाना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी और पारस की तरफ झुककर बोल रही थी, क्या इसके दिमाग में कोई औरत आई हुई है? पारस ने एक सर्द आ भर कर कहा, मेरी शामत आई है, जरा चुप रहो, मैं इस नीलिमा को अपने दिमाग में महसूस कर रहा हूँ। सानी समझ गई कि वो झूठ कह रहा है और ख्याल ख्वानी करने वाला है। वह फौरन ही पालपोर्ट के दिमाग में पहुंच गई। दूसरे ही लम्हे में पारस उसके दिमाग में आकर बोला, सानी तुम मुझसे छुपी हुई हो, अब नीलिमा बनकर इसके दिमाग में पहुंच गई हो। वो बोली, बड़े अफसोस की बात है, तुम बीवी को नहीं ढूंढ पा रहे हो और बीवी तुम्हें देख रही है, अपने सामने एक हसीना के साथ तुम्हें देख रही है। पारस ने कहा, वो दरअसल बात यह है कि मैं इस हसीना के पास हूँ, लेकिन इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो इसके इतने करीब क्यों? मैं ज्यादा करीब कहाँ हूँ, फासला रखकर बैठा हुआ हूँ। दरअसल पोरस मुझे ले आया था। ये जो दूसरी हसीना को देख रही हो, पोरस इस पर मर मिटा है। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे ख्वामखा तुम्हारी नजरों में मशकूक बना रहा है। पोरस तो ऐसी शैतानी हरकतें करता ही रहता है, चलो करने दो। मैं तो अपने मजाजी खुदा के नेक चाल चलन को खूब समझती हूँ। प्लीज सानी, मुझे ताने ना दो, ये बहुत अहम फर्ज अदा करने का वक्त है। बहुत दिनों के बाद पालपोर्ट हमारे कब्जे में आया है। वो बोली, इसकी फिक्र मत करो, ये मेरे काबू में रहेगा। अफसोस कि मेरा फरिश्ता सिर्फ शौहर मेरे काबू में नहीं रहता। तुम्हारा शुबा दूर करने के लिए अभी सिल्वाना से दूर जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखो कि जब बीवी अपने शौहर से दूर रहने लगती है तो वो बेचारा गुमराह ही हो जाता है। हाय मेरे बेचारे, सिल्वाना से दूर ना जाओ वरना पोरस यहाँ तनहा रह जाएगा। पोरस ने कहा, यह तुम दोनों की नोकझोंक क्यों शुरू हो गई है? पालपोर्ट जैसा अहम दुश्मन हमारे काबू में आया है, पहले इसके बारे में फैसला करो कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। सानी और पोरस उस वक्त पारस के दिमाग में रहकर बातें कर रहे थे। पालपोर्ट थोड़ी देर तक खामोशी से इंतजार करता रहा कि उसके दिमाग में आने वाली नीलिमा फिर कोई उसे दिमागी तकलीफ पहुंचाएगी या अभी उसे हलाक कर देगी, क्योंकि नीलिमा ने अमरीकी काबरीन से उसकी हलाकत के लिए समझौता किया था। वो अमरीकी सुरागरसां और टेलीपैथी जाने वाले उसके साय तक भी नहीं पहुंच पाए थे और नीलिमा पहुंच गई थी। वो यही सोच सकता था कि अब उसकी मौत आ गई है। सानी उसे नजरअंदाज करके पारस और पोरस से बातें कर रही थी। वो उठते हुए अपने जांबाजों से बोला, शायद वो नहीं है, मेरे दिमाग से चली गई है, हमें फौरन यहाँ से जाना चाहिए। वो अपने जांबाजों के साथ जाने लगा। पारस ने कहा, देखो वो जा रहा है, पहले उसे रोकना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। मुझे मामा ने बुलाया है, कोई ज़रूरी काम है, लिहाजा मैं जा रही हूँ। पालपोर्ट का दिमाग खुला दरवाज़ा बन चुका है, तुम दोनों इसके दिमाग में जा सकते हो। जब वो अपने आश्रम में पहुंचेगा तो उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करो ताकि आइंदा वो अपने दिमाग को मुकफ्फल ना करा सके। क्या उसे मामूल बनाकर जिंदा रखा जाएगा? वो लाखों अफराद का कातिल है, बहुत ही संगदिल शैतान है। क्या उसे जिंदा रखना ज़रूरी है? हाँ, कुछ दिनों तक जिंदा रखा जाए और उसके ज़रिए अमरीका के लिए मसाइल पैदा किया जाए। जब अमरीकी काबरीन अपने खिलाफ मुख्तलिफ महाजराइयों से परेशान हो जाएंगे तो पालपोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। पोरस ने कहा, तुम हमारी मम्मा नहीं हो कि हम तुम्हारी प्लानिंग पर अमल करें। दादी अम्मा बनकर हमें हदायत ना दो, मम्मा के पास जाना है चली जाओ। मुझे दादी अम्मा समझ कर ही मेरे सामने सर झुकाना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्त हार गए हो। अब तक मुझे तलाश ना कर सके, तुम तो वही पारस हो ना जो अपनी कब्र में छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढ निकालता है। बेशक मैं पूरी तवज्जो से तुम्हें तलाश करता तो अब तक ढूंढ निकालता, लेकिन इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ। ये मेरे दिलो दिमाग पर छा रही है। तुमने कभी मोहब्बत नहीं की,
तुम क्या जानो कि इश्क में बंदा सारी दुनिया भुला देता है। इसी तरह दुनिया भुलाते रहे तो पालपोर्ट दोबारा दिमागी तवानाई हासिल करके अपने दिमाग को मुकफ्फल करा लेगा, फिर कहीं रुपोश हो जाएगा। पारस ने कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम मामा के पास जाओ, हम इसे अपना मामूल बनाकर रखेंगे। अच्छी बात है, मैं जा रही हूँ। दुश्मनों को यह समझने का मौका न देना कि नीलमा यहाँ मौजूद नहीं है। मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज। ये कहकर वो खामोश हो गई। वो दोनों ख्याल ख्वानी के जरिए उससे गुफ्तगू करने में मसरूफ थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऐसे वक्त सिल्वाना खामोश बैठी हुई है। वो दोनों उसकी खामोशी से शुबा कर सकते थे कि वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ है, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। जब सानी ने खुदाफिज कहा तो फिर उन्होंने सिल्वाना की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त तक सिल्वाना और सानी ख्याल ख्वानी खत्म कर चुकी थी। उसने पारस और पोरस की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों इतनी देर से गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? क्या किसी सोच में डूबे हुए हो? पारस ने कहा, नहीं। अभी जो नीलमा इस बुद्ध के पुजारी के दिमाग में थी वो हमसे बातें कर रही थी। सबाता ने पूछा, क्या वो भी तुम दोनों को मामूल बनाना चाहती है? सिल्वाना ने कहा, तुम दोनों को मामूल बनाने का मतलब ये हुआ कि वो नीलमा उनके साथ हमें भी अपनी कनीज़ें बना लेगी। सबाता ने कहा, उनसे दोस्ती करने में हमारा बहुत नुकसान है, हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। सिल्वाना अपने परस से परफ्यूम की शीशी निकालकर लिबास पर स्प्रे करने लगी, क्योंकि पारस उसके ज़रा और करीब आ गया था और कह रहा था, नीलमा हमें मामूल नहीं बनाएगी और तुम दोनों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमसे दूर होने की बात ना सोचो। पोरस ने भी सबाता का हाथ थामकर कहा, प्लीज़ ऐसी दिल दुखाने वाली बात ना करो। मैं वादा करता हूँ नीलमा से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुमसे दोस्ती करने का मसला पैदा हो गया है। मैं सिल्वाना की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अपने तौर पर कोई फैसला नहीं करूंगी। जो सिल्वाना कहेगी वही करूंगी। सिल्वाना ने कहा, पता नहीं मेरा दिल क्यों ये कह रहा है कि मुझे अपने इस फ्रेंड पर भरोसा करना चाहिए, लिहाजा तुम भी अपने फ्रेंड पर भरोसा करो। अगर हमें नुकसान पहुंचने वाला होगा तो हम फौरन इनसे दूर हो जाएंगे। पोरस ने कहा, वाह सिल्वाना, तुमने बड़ी दानिशमंदी से मेरे दिल की बात कह दिया। आओ सबाता, हम जरा समुद्र की लहरों से खेलें और बातें करें। वो दोनों वहां से उठकर जाने लगे। सिल्वाना ने भी उठते हुए कहा, मैं अपनी छतरी के साय में जाकर बैठूंगी। पारस ने उसके साथ उठते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साय में चलकर बैठूंगा। सबाता ने साली रेत पर चलते हुए पोरस से पूछा, मुझसे पहले तुमने और कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं? कसम ले लो, आज तक मैंने लड़कियों को दूर ही दूर से देखा है। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे इतने करीब आया हूँ। सच कह रहे हो? चाहे जैसी कसम ले लो। बचपन में माँ बिछड़ गई, मेरी कोई बहन नहीं है। जवानी में किसी को आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, आज तक छूकर नहीं देखा कि औरत कैसी होती है। इस सदी में ऐसा पारसा बॉयफ्रेंड देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। गार्डन गार्डन? हाँ, ये सोचकर मेरा दिल बाग बाग हो रहा है कि तुम मुझे सब्ज बाग नहीं दिखा रहे हो। पता नहीं धोखे और फरेब के हवाले से हमेशा सब्ज बाग क्यों कहा जाता है, जबकि दुनिया के तमाम बागात तो सब्ज होते हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारे गुलाबी हुस्न शबाब का बाग बागीचा देख रहा हूँ। वो मुस्कुराती हुई बोली, अभी तुमने देखा ही क्या है, आगे बहुत कुछ देखोगे। पता नहीं चलता कि आने वाला वक्त 4 दिन की चांदनी दिखाएगा या दिन में तारे दिखा देगा। सिल्वाना यानी सानी मल्टी कलर की छतरी के साय में आकर रेत पर लेट गई। पारस उसके करीब बैठ गया। सानी ने कहा, तुम्हें इतने करीब नहीं बैठना चाहिए। उसने पूछा, क्यों? अभी मैं नहीं जानती कि तुम कंवारे हो या शादीशुदा। मैं बचपन से अब तक कंवारा चला रहा हूँ। ताज्जुब है, कोई फरिश्ता ही तन्हा इतना तवील सफ़र करता है। मेरे बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने एक हसीन लड़की से मेरी शादी करानी चाहिए, मैंने इनकार कर दिया। उस लड़की का कोई नाम तो होगा? हाँ, उसका नाम सोनिया सानी था। वह बहुत हसीन थी, लेकिन मैंने शादी नहीं की और साफ कह दिया कि मेरे जहन में एक आइडियल है, जब तक वो नहीं मिलेगी मैं कंवारा ही रहूँगा। मैंने सुना है इतनी उम्र तक कोई कंवारा रहकर मर जाए तो उसका जनाजा कोई नहीं उठाता, इसीलिए मैं मरने से पहले तुम पर मरने आया हूँ। मैं तो पहली बार तुम्हें देखते ही तुम पर मर मिटी हूँ। मेरे डैडी कहा करते थे, बेटी अव्वल तो किसी के फ्रेम में ना आना, लेकिन जब किसी पर मर मिटो तो उसे भी अच्छी तरह मिटा कर रख देना। पारस ने उसका हाथ थाम कर पूछा, तो फिर चलो हम एक दूसरे पर मर मर कर मिट मिट कर अपनी मोहब्बत को मिसाली बना दें। ऐसी जल्दी भी क्या है, जल्दी शैतान को होती है या कंवारे इंसान को। मैं तो कंवारी नहीं हूँ। हाँ, वो चौंक कर उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी जुबान से कह रही हो कि तुम कंवारी नहीं हो? बेशक मैं इतनी दौलतमंद हूँ कि मुझे खुद अपनी दौलत का हिसाब मालूम नहीं। मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सैर करती रहती हूँ, कितने ही बॉयफ्रेंड्स बनाती रहती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी के पहले बॉयफ्रेंड नहीं हो। प्लीज़ मजाक ना करो, मेरा दिल टूट जाएगा। दिल क्यों टूट जाएगा? क्या मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक नहीं है? क्या तुम एंजॉय करने के लिए मेरे पास नहीं आए हो? हाँ, मैं तो आया हूँ, लेकिन क्या? अब क्या मुझ में कीड़े पड़ गए हैं? वो बात असल में यह है कि मर्द ख्वाह कितना ही अय्याश हो, लेकिन जिसे वो चाहता है उसके लिए चाहता है कि वो बड़ी शर्मो हया वाली हो और बहुत ही नेक और पासा हो। ऐसा तो बीवियां भी चाहती हैं कि उनके शौहर बाहर जाकर मुंह काला ना करें, अपनी ही बीवियों का एतमाद बरकरार रखा करें। पारस सर खुजाते हुए सोचने लगा।
इसकी बात सुनकर उसे सानी याद आ रही थी। ये बात दिल को लग रही थी कि सानी जैसी शर्मो हया वाली को छोड़कर वैसी बिल्ली के पास आया था जो 900 चूहे खाने के बाद भी हज को जाने वाली नहीं थी। वो सोचते हुए वहां से उठ गया, फिर उसकी तरफ से मुंह फेर कर आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। सिल्वाना यानी सानी बड़े प्यार से उसे देख रही थी और ये फख्र कर रही थी कि उसका पारस जैसा भी हो अपनी सानी को सब पर तरजीह देता है। वो बहकता जरूर है मगर रस्सी की लंबाई तक जाकर फिर खोंटे की तरफ आ जाता है। बेचारे का दिल टूट गया है। कोई बात नहीं, मैं फिर जोड़ दूंगी। एल्पा को फिलहाल दलेर अफरीदी से कोई अंदेशा नहीं था। वो उसकी डमी सोफिया से बहल रहा था। उसने सोचा अभी वो भीमा और नारंग के सिलसिले में मसरूफ रहेगी, उन्हें पूरी तरह अपने काबू में रखेगी और भीमा से थाईलैंड में अपना काम कराएगी। लिहाजा उसने सोफिया और अफरीदी को वहीं बेडरूम में तनहा छोड़ दिया और ख्याल खोने के जरिए भीमा के पास आ गई। भीमा एक कमरे में बैठा बेचैनी से सोच रहा था, मैं अपना वक्त ज़ाया करूं? मैं कितना महान शक्तिमान हूँ, बहुत सी सलाहियतों का हामिल हूँ, लेकिन ख्वामखा वक्त ज़ाया करूं? मुझे कुछ करना चाहिए। एल्पा ने कहा, हाँ तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपनी सलाहियतों से काम लेना चाहिए। वो उसकी आवाज़ अपने दिमाग में सुनकर सीधी तरह अदब से बैठ गया, फिर हाजिर होकर बोला, मैडम आप हुक्म करें, मैं उसी हुक्म के मुताबिक अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें ख्याल ख्वानी के जरिए थाईलैंड जाना है और तुम समझ सकते हो कि थाईलैंड के किसी हाकिम या फौज के आला अफसर या सियासी लीडर की आवाज़ कैसे सुन सकते हो। यहाँ मुंबई में थाईलैंड का सफ़ीर है, मैं टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नंबर देखकर फ़ोन के जरिए उसकी आवाज़ सुनूंगा, फिर उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। फिर वो सफ़ीर अपने थाई हुकूमत के आला अहदेदारान से रब्ता करेगा तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर थाईलैंड पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वहां दूसरों को अपना आलाकार बनाऊंगा। शाबाश, इसी तरह एक के बाद दूसरे से रब्ता करते हुए तुम थाईलैंड भी अपने आलाकार बना सकोगे। ऐसा करने के बाद तुम्हें वहां नीलमा को तलाश करना है। वो किसी शहर या कस्बे में होगी और वहां के हुक्काम से या फौजी अफसरान से दिमागी रब्ता करती होगी। तुम किसी न किसी तरह ये मालूम कर लोगे कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ मगर जाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आप इसी बंगले में दूसरे कमरे में उस दलेर आफरीदी के साथ बातें कर रही हैं। मैं आपके लिए तड़पता हूँ, चाहता हूँ आप मेरे सामने आकर मुझसे बातें करें। ज्यादा बातें ना करो, मैं आफरीदी के साथ वक्त गुजार रही हूँ। इसे बहला फुसला कर किसी काम के लिए अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुमसे जो कहा है वो करो, मेरा आशिक बनने की कोशिश ना करो। आपका जो हुक्म, मैं अभी जाता हूँ। एल्पा ने कहा, पहले इश्क करके अंजाम देख चुके हो, मेरे गुलाम बनकर भी ये खुश फहमी है कि मैं तुम्हें मुंह लगाऊंगी। फौरन मेरे हुक्म की तामील करो और हमेशा याद रखो कि तुम मेरी ठोकरों में रहा करोगे। वो उसके दिमाग से निकल गई। नारंग पर तनवीमी अमल किए हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचना चाहा तो उसकी लहरें वापस आ गईं। वो समझ गई कि भीमा ने उसके चारों तरफ जादुई अमल से लकीर खींची है। उसके अंदर ना कोई जा सकता है, ना किसी की ख्याल ख्वानी की लहरें वहां तक पहुंच सकती हैं। वो उस दायरे के अंदर तपस्या करता रहेगा, एल्पा की सोच की लहरों से भी दूर रहेगा। एल्पा को ये इत्मीनान था, भीमा ने बताया था, जब भी वो इस दायरे से बाहर आएगा तो फिर उसका मामूल और महकूम बन जाएगा।